स्लाइड में इंशाल्लाह आज कल में कर दूंगा, ये लेक्चर्स भी सब मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग पे है। और आज हम जस्ट क्वालिटी को समझेंगे कि क्वालिटी है क्या और हमारा रोड मैप क्या होगा क्वालिटी को लेके। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, इनको समझेंगे। क्वालिटी के कुछ मॉडल्स हैं, उनको हम देखेंगे। और जस्ट आज के लेक्चर में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे टुवर्ड्स क्वालिटी की। क्वालिटी हमारा रोड मैप क्या होगा क्वालिटी को लेकर, और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का आपस में क्या एक दूसरे पे इम्पैक्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, कुछ मॉडल्स हैं। और फिर नेक्स्ट वीक से हम क्वालिटी इंजीनियरिंग का जो रोड मैप है हर फेज पे रिक्वायरमेंट पे क्वालिटी कैसे आती है उसको देखेंगे, डिज़ाइन पे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कैसे अचीव करेंगे उसको देखेंगे, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा जी, क्वालिटी को समझते हैं पहले कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी जो है वो है, कहने को तो ये एक वर्ड है, लेकिन क्वालिटी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आई ट्रिपल ई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो क्वालिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर कोई सिस्टम है या कंपोनेंट जिस चीज़ की भी आप क्वालिटी को मेजर करना चाह रहे हैं तो डेट शुड मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इनिशियली कुछ डेफिनेशंस जो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जो फोकस है वो है रिक्वायरमेंट्स पर है कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिक्वायरमेंट्स के कितने मुताबिक है, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है कि नहीं। सबसे पहले क्वालिटी को वो इस सेंस में देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हर डेफिनेशन में आपको एक ये एलिमेंट नज़र आएगा कि वो कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात ये ज़रूर कर रहे हैं कि कितना वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर की नीड्स के मुताबिक है। तो नंबर वन चीज़ आप ये माइंड में रख लें कि क्वालिटी को जब हम श्योर करेंगे तो उसमें जब हम लेट्स से हम टेस्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो उसमें नंबर वन चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने लिखी हैं, और वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसीलिए लिखी हैं कि वो हमारे यूज़र्स की, हमारे क्लाइंट्स की हैं कि वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे। तो वो रिक्वायरमेंट्स इसमें हैं कि नहीं, तो उसको फिर आप लोग आखिर में टेस्ट करोगे, ठीक है। हर रिक्वायरमेंट के लिए आप लोगों ने टेस्ट केस लिखना होता है, ठीक है। तो वो टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, कैसे, तो ये तो बात की बात है, जब हम इस कोर्स के एंड में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ और डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने जो मशहूर लोग हैं उन्होंने ये डेफिनेशंस कही है क्वालिटी को कैसे डिफाइन किया। तो एक और है जैसे बेरी बोहम है, ठीक है। तो इनका उसमें स्पाइरल मॉडल है और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी वो ये है कि अचीविंग हाई लेवल्स ऑफ यूज़र सेटिस्फेक्शन। तो ये यूज़र सेटिस्फेक्शन तभी हम अचीव करते हैं जब सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। अगेन जो एम्फिसिस है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। प्लस उन्होंने कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड रोबस्टनेस, ठीक है। तो मेंटेनेबिलिटी आप लोगों को पता है कि नहीं, ठीक है, क्या होती है। हाँ, अब आप पूरा अपना एसडीए का कोर्स उठाओ, ठीक है। तो उसमें हम देखो तो हमारा जो फोकस था वो इस मेंटेनेबिलिटी पे था, ठीक है, कि हम ऐसा कोड या ऐसा डिज़ाइन प्रोड्यूस करें जो कि मेंटेनेबल हो, ठीक है। वरना अगर हम लेट से एसडीए ना पढ़ते तो क्लासेस तो आप पहले भी वैसे भी बना रहे थे, ठीक है। वो मैं जावा में जो लैंग्वेज पढ़े क्लासेस काम तैसे कर रहे थे, वो तो पहले भी हो रहा था। लेकिन हमारा जो मकसद ये था कि हमने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े, प्रिंसिपल्स जो देखे, कि उनको फॉलो करके हम एक मेंटेनेबल डिज़ाइन बना सकते हैं, डिज़ाइन की क्वालिटी हमारी अच्छी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, पोर्टेबिलिटी का भी आपको पता होगा, ठीक है, कि अगर एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, मेरे सिस्टम पे चल रहा है तो आपके सिस्टम पे भी चलना चाहिए, दूसरे सिस्टम पे भी चलना चाहिए, पोर्टेबल भी होना चाहिए, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि लाइनक्स में चल रहा है दूसरे सिस्टम पे नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, ये एक और डेफिनेशन है, इसमें भी उन्होंने कन्फर्मर्स फॉर सिर्फ यूजर रिक्वायरमेंट्स की बात की है। तो मैंने आपको कहा कि यूजर रिक्वायरमेंट्स की बात बार बार आपके पास आ रही है, ठीक है। ये थर्ड डेफिनेशन जो है यहाँ पे वो रिलायबिलिटी की बात कर रही है, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है ना, इस ऐसे तो बहुत से हैं, ठीक है। कुछ हम एसडीए के कोर्स में देख चुके हैं,
कुछ मैंने इस कोर्स में ऐड किए हैं। लाइक परफॉर्मेंस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसे अचीव होगी। स्केलेबिलिटी पे हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। रिलायबिलिटी पे भी हम बात करेंगे, ठीक है, और उस पे भी, सिक्योरिटी पे भी। अब ये बात, क्वेश्चन ये है कि कब करेंगे, ठीक है, ये क्वालिटी एट्रिब्यूट्स कब करेंगे। अब आप जो आपका वो है डिज़ाइन है, ठीक है, आर्किटेक्चर जो है, दैट इज़ ऑल अबाउट अचीविंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हमने एसडीए जब डिज़ाइन पढ़ रहे थे, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एनालिसिस, तो उसमें हमारा मकसद क्वालिटी था। अब हम जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो पहले आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होगा कि हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन करें, जो हमारा आर्किटेक्चर, तो उसमें परफॉर्मेंस की फैक्टर्स हो, उसमें वो स्केलेबल हो, वो सिक्योर हो। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। जी, अब आपका कोई क्वेश्चन था? यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करना, ठीक है, कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्वालिटी को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर लेट से बन गया, तब हम उसकी क्वालिटी देखनी है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी में वो ये जो बंदे हैं, जो भी फिल क्रॉसबी है, जो भी, वो ये कह रहे हैं कि वो कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। तो ये सफिशिएंट नहीं है सिर्फ ये कहना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो होंगी वो बेसिकली कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, फंक्शनल के नॉन फंक्शनल, ठीक है। वो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ में आपके पास एक दुनिया है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। तो अभी मैं जितने भी हमारा इस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पर हमारा काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। लेट्स से 2 वीक्स तो कम से कम हम ये परफॉर्मेंस और इन चीज़ों पे बात करेंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन की है, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी को देखो तो आप लोग ऐसे डिफाइन करो, यूजर रिक्वायरमेंट प्लस जो ऑल द अदर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, ये भी आपके सिस्टम में होने चाहिए, तब हम उसको क्वालिटी अवेयर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। रोबस्टनेस एक जनरल सा वो है, ठीक है। रोबस्टनेस मीन सिक्योर, पावरफुल, ठीक है। ये एक, जैसे मेंटेनेबिलिटी वेल डिफाइंड है ना, कि मेंटेनेबिलिटी को देख के समझ आती है, ठीक है। रोबस्टनेस एक जेनेरिक सा नाम है कि हम कहते हैं कि रोबस्ट है, सिक्योर है, और वो है, पावरफुल है, ठीक है। जैसे ये एक जनरल सा वर्ड है। मेंटेनेबिलिटी वेल डिफाइंड है, ये मेंटेनेबिलिटी किसे कहते हैं, रोबस्टनेस को लेके थोड़ा सा वो है। अब एक दो और वर्ड्स है, मेंटेनेबल और फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये भी इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल कहो या मेंटेनेबल कहो, तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस उसमें भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ और डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद ही देख लो, इसमें भी कोई एज सच कोई बात नहीं, वही बातें दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। ये SEI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो है CMU यूनिवर्सिटी, कैरेज मिलन यूनिवर्सिटी, ठीक है। वर्ल्ड की जो टॉप की 100 या 150 उसमें ये आती है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो उनका काफ़ी स्ट्रांग है। तो SEI का नाम आप कई जगह पे अक्सर देखोगे, ठीक है। तो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो स्टैंडर्ड्स वगैरह ज़्यादातर वो आपको इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैरेज मिलन यूनिवर्सिटी से नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये डेफिनेशंस भी आप लोग खुद देख लो, इसमें भी कुछ खास नहीं, वही चीज़ें बार बार डिफरेंट लोग एक ही बात कर रहे हैं। या तो उनका जो फोकस है वो अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है, या फिर वो कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं कि मेंटेनेबल हो, और ये हो, ये, और काफ़ी बातें वो नहीं भी कर रहे, ठीक है। सिर्फ मेंटेनेबल से भी काम नहीं चलता, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, स्केलेबल भी होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी की क्या इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की। तो आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है, जिसमें 80% ऑफ द कास्ट जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर पे आती है। मींस कि सॉफ्टवेयर का उसमें मेजर रोल है। अगर ज़्यादा कंपैरिजन करो आप हार्डवेयर के साथ, तो ज़्यादा रोल जो है वो आपको सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर ही सारे सिस्टम को आपको चला रहा है। बेशक कि वो हार्डवेयर पे ही चलता है, हार्डवेयर उसको चलाता है, लेकिन सारे जो प्रोसेसिंग वगैरह वो आपका ये जो है सॉफ्टवेयर ही सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो ये अभी कुछ ये एक टर्म नज़र आ रही है आपको, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। अभी चल के इसको ज़रा देखते हैं कि ये एरर क्या है, फॉल्ट क्या है, फेलियर क्या है, और डिफेक्ट्स क्या चीज़ है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं आम बनने के लिए, थोड़ा सा इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। आप
डिफेक्ट और एरर में कोई फर्क है? एरर या फॉल्ट या डिफेक्ट अभी तक एक ही हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसको हम अभी देखते हैं कि ये डिफेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ये कहा गया है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी नहीं है तो आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, रेपुटेशन वाइज आपको वो हो सकता है, और लॉस ऑफ लाइफ। तो लॉस ऑफ लाइफ से क्या मतलब? सॉफ्टवेयर से जान का खतरा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, रियल टाइम सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ठीक है, जिसमें इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, और इमीडिएट रिस्पांस अगर नहीं मिलता तो उस वक्त फिर जो लाइफ का वो है, हाँ, इस तरह की चीज़, ठीक है। तो ये जस्ट चीज़। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे एश्योर करना है। तो इसका तरीका ये है कि हम हर फेज़ में कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। हर फेज़ में हमारे पास कोई मेजरमेंट के लिए कुछ हो, कुछ टूल हो जिसके थ्रू हम क्वालिटी को अश्योर कर सकें, ठीक है। लेट्स से हम डिज़ाइन के फेज़ पर हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन के फेज़ पर लेट्स से हमारे पास मेजरमेंट के लिए प्रिंसिपल्स है या मैट्रिक्स है जिसकी बेस पे हम डिज़ाइन को मेजर कर सकते हैं। आर्किटेक्चर की फेज़ पर है तो हम अब मेजर करेंगे परफॉर्मेंस, हम फिर परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए सिमुलेशंस वगैरह अवेलेबल है, रिलायबिलिटी है, ठीक है। उसको इंश्योर, पहले आर्किटेक्चर पे तो हमने वो बना के दे दिया, अब हम उसको जब टेस्टिंग की बारे में आएंगे तो जितने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए थे, लाइक परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ये चीज़, तो इन सब को हम फिर टेस्ट करेंगे। अच्छा, अब हर फेज पे हमने क्या करना है, हर फेज पे हमारी कोशिश ये होती है कि जो लेट से हमारा पहला जो सबसे पहला फेज आता है वो हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये तो वेल नोन है। अब हमारी जो कोशिश है वो ये है ऑनवर्ड्स के, अब जो रिक्वायरमेंट्स हमारी फाइनलाइज हो गई हैं, अब इन रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाए, इन रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस किया जाए लेटर ऑन जितने भी हमारे पास इसके बाद फेजेस आते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायरमेंट्स के बाद जब हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया तो फिर हम रिक्वायरमेंट को उसके साथ ट्रेस करें कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हमने लिखा था, ये फंक्शनल क्वालिटीज़ और ये नॉन फंक्शनल क्वालिटीज़, तो ये सारी आर्किटेक्चर में है कि नहीं। आर्किटेक्चर उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैसे एड्रेस कर रहा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। कि मैंने एक लेट्स से ये एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, तो अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की तरफ दोबारा जाऊँगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को उठाऊँगा, और उसमें जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हर एक को ट्रेस करूँगा, हर एक को देखूँगा कि ये रिक्वायरमेंट मेरे आर्किटेक्चर में कहाँ, मेरा आर्किटेक्चर इसको कहाँ पे एड्रेस कर रहा है। ये लेट्स से एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, परफॉर्मेंस। तो अब मैं आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन उठाऊंगा कि मैंने अपने आर्किटेक्चर में ऐसा क्या किया है जिससे परफॉर्मेंस अचीव हो सकती है। मैंने अपनी आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी के लिए क्या किया है, फिर मैं कहूँगा हाँ यार सिक्योरिटी के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं, तो फिर मैं आर्किटेक्चर में लेट से कहता हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ जिसको हम कहते हैं लेट से फायरवॉल, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम हर स्टेज पे क्वालिटी को अश्योर करेंगे, ठीक है। फिर अच्छा, फिर कोडिंग पे जाएंगे, तो अब कोड जब हम कर रहे हैं तो फिर हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को देखेंगे, ठीक है, कि जो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी थी कोड में ये कहाँ पर है, क्या कोड हर इसके लिए लिखा गया है हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। और उसके बाद टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग में तो फिर करना ही, हमने दोबारा रिक्वायरमेंट्स को उठाना होता है, हर रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन है वो, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस जस्ट ये क्वालिटी एश्योरेंस में है कि हर स्टेप पे आपके कुछ एक्टिविटीज जिससे आप क्वालिटी को अश्योर कर सकें। तो वो क्या, कैसे अश्योर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, हम इसी को लेके आगे चलेंगे और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है अगेन जो मैंने बोल भी दी और दोबारा कर देता हूँ, कि क्वालिटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी डायरेक्टली चेक, ठीक है। हमारी अप्रोच ये होती है कि इट मस्ट बी प्लान्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी अगर आप जिन स्टेजेस पे ला सकते हो, तो वो कौन से दो स्टेज है, वो आपके कौन से दो स्टेज है? हाँ, रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन, ठीक है। ये वो फेज़ है, ठीक है, जहाँ पे हम ज़्यादा एफर्ट्स करें तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्वालिटी आ सकती है। वो इसलिए कि
रिक्वायरमेंट ही हमारे सॉफ्टवेयर की बेस होती है, और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर ही, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों एक्टिविटीज़ ही हमारे पूरे सॉफ्टवेयर की बेस होते हैं। इसी की बेस पे चल के कोड होता है, और अगर ये पहले दो स्टेप्स ठीक ना हो तो फिर आगे चल के वो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का रोड मैप है। ठीक है, हम इसी रोड मैप को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये पहले हम नेक्स्ट क्लास में, जो वीक थर्ड की फर्स्ट क्लास है, तो उसमें हम एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को कुछ देख लेंगे और देखेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कैप्चर करनी चाहिए। एसडीए की कोर्स में मैंने रिक्वायरमेंट्स पे इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी, जस्ट आपको रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना सिखाया था थ्रू यूज केसेस, एक्टिविटीज़, और ये डिफरेंट डायग्राम्स थी वो हमने देखी थी। तो अभी हम कंप्लीट एक स्ट्रक्चर मैंने वो किया है कि जो मुझे लगा कि भाई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो मैंने एक डॉक्यूमेंट में ऐड किए हैं, और वो आपके साथ में फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स डिज़ाइन, और डिज़ाइन में फिर दो डिज़ाइन है, एक हाई लेवल डिज़ाइन जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं, एक लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन कर चुके हैं, हम हाई लेवल डिज़ाइन की बात करेंगे। पहले तो डिफरेंट, जैसे हमने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े थे ना, अब हम आर्किटेक्चर पैटर्न्स या आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़ेंगे कि भाई आर्किटेक्चर हम किन किन स्टाइल से डिज़ाइन कर सकते हैं। वो पढ़ने के बाद फिर हम इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की तरफ मूव करेंगे कि वो अब डिज़ाइन में वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम कैसे लेकर आए। ठीक है, फिर उसके बाद ये रोड मैप सीधा चलता रहेगा। कोड में भी देखेंगे कि भाई अगर एज अ टीम काम करना है तो कोड में हम कैसे करें। फिर टेस्टिंग के लिए हमारे पास जे यूनिट को देखेंगे, और फिर आगे चल के डॉकर्स वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा क्वालिटी इंजीनियरिंग का रोड मैप है। आज हम इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका आपस में क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इन चीज़ों पे, आज का लेक्चर बिल्कुल जस्ट बेसिक क्वालिटी को समझने पर है कि भाई क्वालिटी हमें समझ आ जाए, फिर अचीव करने के उसके तरीके। ठीक है, अच्छा, कुछ टर्म्स को देखते हैं कि एरर क्या चीज़ है। और जी जी पूछे आप। हाँ, डिफेक्ट्स पे भी आते हैं, डिफेक्ट्स आ रहा है अभी। हाँ, ज़्यादा डिफेक्ट्स, अच्छा ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। ज़्यादा डिफेक्ट्स जो है ना वो हमारे इन स्टेजेस पे ज़्यादा पे आते हैं। ठीक है, और इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए होता है कि अगर स्टार्ट में डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वही फिर आगे जितने फेजेस है उसमें भी वो मूव होंगे। ठीक है, और वो आपकी बात ठीक है कि कोड में भी डिफेक्ट्स, तो कोड तक तो वो किया हुआ है। टेस्टिंग में टेस्टिंग में डिफेक्ट्स नहीं आ सकते। टेस्टिंग में डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये डिफेक्ट्स हैं, और डिफेक्ट्स तो भी आ गए। डिफेक्ट्स बेसिकली ये होता है कि जब हम डेविएट करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट से, कस्टमर की किसी रिक्वायरमेंट को मिस कर देना, डेट इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है, कि लेट से कोई एक फंक्शनैलिटी थी पेमेंट के लिए, ठीक है, और वो पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड का फीचर हमने डाला ही नहीं, तो ये रिक्वायरमेंट हमने क्या की, मिस कर दी, तो इसे हम कह सकते हैं डिफेक्ट। ठीक है, नॉन फंक्शनल को डिफेक्ट नहीं, उसको हम कह सकते हैं ये क्वालिटी एट्रीब्यूट मिसिंग है। ठीक है, हाँ उसको भी कह सकते हैं, है तो वो भी रिक्वायरमेंट तो है ना। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अलावा अब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है, यूजर को इतना उसका पता नहीं है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का। हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता है कि इसमें ये मिसिंग है, ये मिसिंग, तो उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप डिफेक्ट्स कह सकते हो, रिक्वायरमेंट तो वो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन एक आम बंदे के लिए रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे और आपके लिए जो रिक्वायरमेंट का जो ज़्यादा फोकस फंक्शनल के साथ साथ नॉन फंक्शनल पे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और बल्कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो देखो ऐसा है ना कि वो तो होनी ही होनी है, वो तो मस्ट है, उसके बगैर तो कुछ वो ही नहीं है। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में भी हमारा बहुत बहुत फोकस है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज ऑल अबाउट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, एंड योर आर्किटेक्चर एंड योर डिजाइन इज ऑल अबाउट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये डिजाइन का पर्पस ही यही होता है कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को उसमें हम इनकैप्सुलेट करें। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, एरर एरर को देख लेते हैं थोड़े से, ये भी टर्म्स एंड को देख लेते हैं। एरर क्या चीज़ है। ठीक है, दो तरह के एरर्स होते हैं, एक सिंटैक्स एरर और एक सेमेंटिक एरर। तो क्या डिफरेंस है दोनों में। सिंटैक्स तभी पता चल जाता है जब
हाँ, सेमेंटिक थोड़ी लॉजिक का। तो सिंटैक्स एरर ऐसे है ना कि जो तो वो तो उसी वक्त कंपाइल टाइम पे आपको कंपाइलर ही बता देता है, उसमें हमारी कोई इतनी खास वो कंपाइलर इसको रन ही नहीं करेगा, ठीक है। सेमेंटिक एरर की कोई एग्जांपल, लेट से कहीं पे प्लस करना है, ठीक है, मैंने माइनस कर दिया है, तो सिंटैटिकली तो ठीक है, कोई वो एरर नहीं देगा, लेकिन आगे चल के जो मेरे पास आउटपुट आएगा, ठीक है, वो एक अनयूजुअल सा होगा, तो उसे इसे इन इन चीजों को हम कहते हैं एरर, ठीक है। अच्छा, एरर के बाद अब आते हैं डिफेक्ट पर, ठीक है। तो डिफेक्ट इज डेविएशन फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इट्स मीन कि हमने कोई रिक्वायरमेंट को मिस कर दिया है, ठीक है। और डिफेक्ट्स का बेसिकली जो एक जो ज़्यादा डिफेक्ट्स जो एक्सपेक्टेड हैं, तो वो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं डिज़ाइन में, ठीक है। तो ज़्यादा डिफेक्ट्स आपको रिक्वायरमेंट्स में मिलेंगे, उसके बाद डिफेक्ट्स आपके डिज़ाइन में, और फिर आपके पास आगे चल के लेट्स से कोड में हम कहते हैं कि अगर ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है। क्या चीज़? डिफेक्ट के अंदर एरर हो सकता है। डिफेक्ट ये है, एक चीज देखिए, मेरी बात सुने, एक चीज है ही नहीं, एक चीज मिसिंग है, तो उसके अंदर एरर कैसे हो सकता है? देखिए इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को, तो आपका शायद क्वेश्चन जो है वो आंसर हो जाए, ठीक है। कि पेमेंट के लिए एक ऑप्शन था, ठीक है, डेबिट कार्ड का, ठीक है, वो मिसिंग है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट हो गया ना, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी थी लेट्स से कि ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ही वहां पे मिस है, ठीक है। लेट्स से डिजाइन के अंदर, इंटरफेस के अंदर नहीं, शायद कोड किया हो, लेट्स से इंटरफेस में हमने कोई वो उसका लिए हम कह लें कि, या कोड के हवाले से इंटेंशन थी कि ये करेंगे, इंटरफेस में कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये अब एक क्या है, डिफेक्ट है। तो अब इसके अंदर एरर कैसे हो सकता है, एक चीज है ही नहीं, मिस है, इसके अंदर एरर की कोई एग्जांपल है जी। हम्म, उसने एक चीज जब कहा नहीं है तो हम फिर क्यों करेंगे? हाँ, किस चीज का? वो एरर नहीं होगा, वो एरर होगा। कैसे कैसे कैसे? एक कोई ऐसी एग्जांपल, एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो कैसे हो, मतलब आपको? हाँ हाँ, अच्छा, एरर को हम तब कहेंगे कि जब कोई इनपुट दे और आउटपुट जो एक्सपेक्टेड हो वो आउटपुट ना आए, उसे एरर कहेंगे। आप जो कह रहे हैं ना, तो अभी ये भी पूरी फंक्शनैलिटी पूरी नहीं की, ये भी एक डिफेक्ट है। फंक्शनैलिटी में ये होना चाहिए था कि वी कैन सर्च समथिंग, अब सर्च कर ही नहीं पा रहे, तो दैट इज डिफेक्ट। हाँ, अमान अमान नाम है। हाँ हाँ, कोई चीज एक्स्ट्रा हो, हाँ, कह सकते हैं एक चीज कस्टमर को जरूरत नहीं थी लेकिन हमने फिर भी वो ऐड कर दिए, तो अब उसकी वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर क्यों डिफेक्ट है? अब एक कस्टमर, हाँ, ऐसे तो बाजार तो प्रॉब्लम नहीं आ रही कोई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक फंक्शनैलिटी है वो उसमें है ही नहीं। कस्टमर की प्रॉब्लम है ना कि उसने पेमेंट ऑनलाइन करनी थी, लेट से डेबिट कार्ड की, वो कर ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, तो ये एक मसला है ना, एक चीज उसमें है ही नहीं। और आप एक जिसको प्रॉब्लम जिसको कह रहे हो, वो हम प्रॉब्लम को नॉर्मली इस तरह देखते हैं कि एक चीज एक्सपेक्टेड हो और उस तरह का आउटपुट ना मिले, तो हम उसको प्रॉब्लम कहते हैं। क्लियर है? ये इतनी ऐसी चीजें नहीं है बड़ा जिसपे इतनी ज्यादा डिबेट की जाए, ठीक है। ये जैसे ऐसी बस एक टर्मिनोलॉजी जिस पे इतनी डिबेट ना ही करे तो कोई खास वो नहीं है। अच्छा, अब बग क्या चीज है? बग, ठीक है, अब ये भी एरर है, लेकिन बग का नाम उसे तब दिया है कि जब कोई टेस्टर, डेवलपर, एज अ डेवलपर जब मैं कोई लेट से कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट करता हूँ, उसे एरर कहता हूँ, ठीक है। और जब टेस्टर मेरे कोड से
कोई एरर वो कर रहा है, उससे बग कहते हैं। ठीक है, तो एरर बग सेम चीजें हैं, लेकिन जस्ट मैं निकाल रहा हूँ तो एरर है, टेस्टर निकाला तो बग है जस्ट। ठीक है, और इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब फॉल्ट का भी एक वर्ड यूज होता है सॉफ्टवेयर में, फॉल्ट है। ठीक है, हम कहते हैं ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट क्यों आता है? ये एरर की वजह से आता है कि जो हमने एरर्स, सेमेंटिक एरर्स जो हमारे पास है ना, उसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आता है। ठीक है, तो अब ऐसे देखा जाए तो एरर और फॉल्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। एरर को जस्ट इस तरह से कहा कि जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था, ठीक है, वो हमें नहीं आ रहा, कोई अनयूजुअल सा आउटपुट आ रहा है, उससे हम एरर कह रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह एरर्स होंगे, उससे आपके पास फॉल्ट्स आएंगे। और फॉल्ट्स जब आपके पास सॉफ्टवेयर में जितने ज्यादा फॉल्ट्स होंगे, तो आपका सॉफ्टवेयर किस तरफ जाएगा? आपका सॉफ्टवेयर जाएगा टुवर्ड्स फेलियर। ठीक है, तो रूट काज क्या है? सेमेंटिक एरर्स। ठीक है, कि ये एरर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये इन टर्म्स में ऐसा कुछ नहीं है ना, इतनी डिटेल्स की हम इस पे इतनी डिबेट करें कि ये एरर है, ये फॉल्ट है, ये आम बंदे के लिए इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन डिफेक्ट को बस जस्ट समझे कि डिफेक्ट इज डेविएशन फ्रॉम द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट ए थी, हम बी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, और डिफेक्ट्स की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि जिसने भी क्वालिटी को डिफाइन किया है, उसने क्वालिटी में ये कहा है कि क्वालिटी, सबसे पहले जो पहली वर्ड है क्वालिटी में, वो ये कह रहा है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस है, वो तो उसमें लिखा है। इसमें क्या वो है? अच्छा देखिए, दो टर्म्स, दो यहाँ पे वो लिखी है, थोड़ी आपको कंफ्यूज करेंगी। एक पे हम कह रहे हैं कि आर यू बिल्डिंग इट राइट। ठीक है, कहते हैं वेरिफिकेशन एड्रेस द क्वेश्चन आर यू बिल्डिंग इट राइट, और वैलिडेशन में कहता है कि आर यू बिल्डिंग द राइट थिंग। अब इस और इसमें क्या डिफरेंस? एक ही बात नहीं कर रहा। सर एक कंफर्म कर रहा है कि हाँ, और दूसरा सर एक बनाते हैं चेक कर रहे हैं और एक बन के पीछे। हाँ, वेरिफिकेशन जो ये है, आर यू बिल्डिंग इट राइट। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग बिल्डिंग के जो प्रोसेस है, साथ साथ वेरिफिकेशन की बात हो रही है कि लेट्स से रिक्वायरमेंट के स्टेज के बाद हम रिक्वायरमेंट साथ साथ वेरीफाई करें, डिजाइन साथ साथ वेरीफाई करें, एक प्रोसेस साथ साथ चल रहा है कि आर वी बिल्डिंग इट राइट। और वैलिडेशन एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, हम कह लें कि क्या अब हमने प्रोडक्ट सही बनाया है। ठीक है, वेरिफिकेशन साथ साथ हो रही है, वैलिडेशन आपके पास एंड पर हो रही है। नहीं, वेरिफिकेशन साथ साथ हो रही है, वैलिडेशन एंड पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो, आर यू बिल्डिंग इट राइट, तो ये हम क्या तुम सही बना रहे हो। ठीक है, ये हम साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वहां पे ये आर यू बिल्डिंग द राइट थिंग, तो अब ये थिंग से मतलब ये प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था आर यू बिल्डिंग, यहाँ पे होना चाहिए था हैव यू बिल्ड द राइट प्रोडक्ट। इस तरह से एक वर्ड होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, ये आर यू बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, या आर यू हैव यू बिल्ड द राइट प्रोडक्ट। अभी राइट प्रोडक्ट से मतलब ये कि एट द एंड ऑफ जब प्रोडक्ट बन गया, अब उसको चेक करो कि वो जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो इसमें है कि नहीं। ठीक है, एक काम हम साथ साथ कर रहे हैं, वेरिफिकेशन हम साथ साथ कर रहे हैं, वैलिडेशन हम एंड पर कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल आपको दे देता हूं। लेट्स से आपने लेट्स से डिजाइन एसडीए पढ़ा। ठीक है, तो आपकी वेरिफिकेशन में साथ साथ ये होगा कि आपकी ये होगी यार, इस जगह पे मैं ये पैटर्न यूज करूँ, ये प्रिंसिपल यूज करूँ, ये चीजें करूँ, ये क्यों साथ साथ कर रहे हैं, पैटर्न्स वगैरह, ये प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो कर रहे हैं। ये एक तरह से आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि मैं जो डिजाइन करना चाह रहा हूँ उसमें ये चीजें हों। अब आपने जब कंप्लीट कर लिया, कुछ बन गया, कुछ सामने आ गया स्ट्रक्चर, अब आप उसको दोबारा देखोगे कि जो कंप्लीट आउटपुट बन गया, फाइनल डिजाइन, अब क्या ये उस उनके मुताबिक है जो रिक्वायरमेंट्स मैंने लिखी थी कि भाई ये नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसमें है? कुछ मैंने साथ साथ किया था। ठीक है, अब एंड में जो मैं देखूंगा वो ये चीज है। ठीक है, हाँ, ठीक है, और आप लोग वेरिफिकेशन करते हो, पेपर करके फिर आप दोबारा चेक करते हो। हाँ, तो ये आप लोग वेरिफिकेशन कर रहे हो, फिर मैं फाइनल वो करता हूँ, तो दैट इज वैलिडेशन। ठीक है, ये अच्छी एग्जांपल थी समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, क्वालिटी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है,
दो स्लाइड्स है इस पे, बाकी आगे चलते हैं इसमें। नहीं अभी ये खत्म करना आज, इस कोर्स बहुत ज्यादा है। ना 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 छोड़ यार छोड़। अच्छा इधर देखिए, इस फार्मूले को देखिए जरा, बस इधर देखिए। ये क्वालिटी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स से मतलब यहाँ पे बताने का मकसद ये है आपको कि क्वालिटी एंड फीचर्स, ठीक है, इनका आप इसमें एक क्या है रिलेशनशिप है, ठीक है। वो रिलेशनशिप क्या है, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फीचर्स बढ़ा रहे हैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कैसे, इसको देखो, एक फंक्शन है, एक फार्मूला है, कॉस्ट इज इक्वल टू AF प्लस BQ, ठीक है। A एंड B इज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड F एंड Q इज फीचर या फंक्शंस, जो फंक्शनैलिटी, एंड Q इज क्वालिटी, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि लेट से आपको एक बजट असाइन हुआ, कितना ये 1 लाख, ठीक है। ये बजट आपको असाइन हुआ कि इस बजट के अंदर ही आपने सॉफ्टवेयर बनाकर देना है, ठीक है। और कंडीशन ये कि बजट एक्सीड नहीं करना चाहिए और इसी बजट में बनाना, बजट ज्यादा और नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, आपको कोई एक टाइम कंस्ट्रेंट भी दिया गया होगा कि लेट से 4 मंथ में बनाना है जो भी, ठीक है। लेट से हम चलो कह लेते हैं 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स एंड विद दिस बजट, ठीक है। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है, ठीक है, और बजट पे ये कंडीशन है कि ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, अब हमने एस्टिमेट किया तो हमने कहा कि भाई टोटल फीचर्स 4 है, मेन फीचर्स, ठीक है, 4 फीचर्स है हमारे पास। तो हमने डिवाइड कर दिया 1 लाख को 4 पे, तो कितना बन गया 25, ठीक है, 25 पर फीचर, ठीक है। अब इस 25 पर फीचर के हिसाब से हमने इसको बनाने के लिए डेवलपर्स भी रखते हैं और उस फीचर को टेस्ट करने के लिए हमने कुछ टेस्टर भी रखने हैं। अब ये कॉस्ट जो है बजट की, ये इन बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये कि हाफ कास्ट लेट से क्या चीज 500 सबको मिलेगा, ठीक है। अब बताने की बात यहाँ पे ये है कि अब हमने इस हिसाब से ये कहा कि भाई आधी कास्ट क्वालिटी पे आएगी, आधी कास्ट उस पे आएगी फीचर्स के लिए आएगी। मतलब 50 के हमने रख लिए फीचर्स के डेवलपर्स के लिए, 50 के हमने रख लिए उन 2 बंदों के लिए जो क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स से अब फीचर्स ज्यादा हो रहे हैं और कास्ट यही है, ठीक है, और टाइम भी इसी टाइम पे हमने करना है। तो क्या करेंगे, हम डेवलपर ज्यादा करेंगे, ठीक है, और क्वालिटी की कास्ट वहां पे कम होगी। कम इस तरह से होगी कि अब हम डेवलपर ज्यादा हायर करेंगे कि जो इसी टाइम में ये ज्यादा से ज्यादा फीचर अचीव करके दे दे, और क्वालिटी जो है, जो क्वालिटी एश्योरेंस की है, वो 2 बंदे थे तो बजट कम हो गया, जो फीचर्स भी ज्यादा लगे तो उसको हम एक कर लेंगे। तो ये उसका एक बैलेंस है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ये आपके पास एक कंसेप्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर को चीजें कैसे बैलेंस करनी है, ठीक है। तहावर को इतनी ज्यादा हंसी आ रही है, हंसी वाली स्लाइड तो अभी आई है। अच्छा, ये उसके फ्यूचर को थोड़ा करती है कि अब सोचें क्या करें। अच्छा, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जी जी जी, अमार आप क्या चीज है। अच्छा, दोबारा चलते हैं, देखिए तो बहुत सिंपल सी चीज है यार। देखो, आपको एक बजट असाइन हुआ, ठीक है, और उस आपने एस्टिमेट किया कि भाई इतने फीचर्स हैं, ठीक है, इतनी कास्ट मैं डेवलपर्स के लिए रखी है, इतनी कास्ट मैंने उसके लिए रखी है क्वालिटी के लिए, टेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो अभी फीचर्स और वो हमने बराबर किए, लेकिन अगर फीचर्स ज्यादा हो और टाइम भी उतना है, बजट भी वही है, तो अब आप क्या करोगे, डेवलपर ज्यादा रखोगे। तो इस 1 लाख में से ज्यादा कास्ट आप किस पे खर्च हो रही है, डेवलपर्स पर, और जो बची कुछ अमाउंट होगी वो आप किस पे लगाओगे, अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस टीम पर, ठीक है। तो ये बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। फीचर्स जितने ज्यादा है लेट से, ठीक है, तो क्वालिटी आपके पास लेट से कम है। ये नहीं कह रहा कि फीचर ज्यादा होगी क्वालिटी, मैं इस बजट के अंदर की बात कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, कि हमने क्वालिटी की सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को श्योर करना है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक टीम हो जो इस पे काम करे। तो जितने ज्यादा बंदे उस पर काम करेंगे, जितने अच्छे तरीके से करेंगे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी उतनी सॉफ्टवेयर की होगी। ये बात तो है ना, ठीक है। लेकिन मेरे पास बजट फीचर्स काफी ज्यादा है, तो बजट मुझे इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है, तो मैंने ज्यादा कास्ट किस पे वो की, डेवलपर्स पर। तो ये इस बैलेंस की बात कर रहा हूँ। टेस्टर यार बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक बंदा क्या क्या करेगा, हम 2 3 4 बंदे
एक काम पे लगाए हैं तो डेफिनेटली वो होगा। एक सॉफ्टवेयर एक डेवलपर बनाए, एक सॉफ्टवेयर 4 बंदे मिलकर बनाए तो फर्क तो पड़ेगा कि नहीं। तो इसी तरह क्वालिटी को चेक करने में, टेस्ट करने में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर क्यों डाली गई और इसका मकसद क्या है, ठीक है, वो भी आपको बताते हैं। ठीक है। सर ये बहुत बड़ा की चीज का तो ये बताएं। कहते हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। ठीक है। जैसे ये इम्पॉसिबल है कि एक एलिफेंट इतना जो हैवी है और वो एक टांग पे एक बाल पे नहीं खड़ा हो सकता, इसी तरह आपकी जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली सेटिस्फाई ऑल द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इन योर सिस्टम। ठीक है। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सारे के सारे आप अचीव नहीं कर सकते, समवेयर यू नीड टू कंप्रोमाइज। ठीक है। एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी, अभी दोबारा देता हूं कि एक क्वालिटी एट्रीब्यूट का दूसरे क्वालिटी एट्रीब्यूट पे कोई इंपैक्ट होता है, या डायरेक्ट उसका उस पर इंपैक्ट पड़ता है, या इनवर्स इंपैक्ट पड़ता है, या कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। अभी इसको एग्जांपल से हम देखेंगे। अब एक एग्जांपल ये है कि लेट से हमारे पास हमारे सिटी के अंदर डिफरेंट जगह पे चेक पोस्ट होती है। ठीक है। अब अगर आर्मी वाले या जो भी और फोर्सेज वाले, आर्म फोर्सेज वाले, वो हर कार को रोक कर चेक करें, तो इट्स मीन कि वी आर अश्योरिंग सिक्योरिटी कि हाँ भाई सिक्योरिटी तो अच्छी है, एक ही कार को चेक किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन उस एक ही कार को चेक करने से पीछे रश कितनी ज्यादा हो जाएगी, कितना ज्यादा कंजेशन हो जाएगी ट्रैफिक की, क्योंकि पीछे एक लाइन लग जाएगी। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी तो हम अचीव कर रहे हैं, सिक्योरिटी तो हमें मिल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस के इशू आ रहे हैं। इसको सॉफ्टवेयर में देखो। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में इसकी एग्जांपल कैसे हम देंगे परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के रिलेटेड से हम कहते हैं डेटा को फायरवॉल से गुजारो, इंक्रिप्शन करो, डिक्रिप्शन करो। ठीक है। तो ये स्टेप करने से इन स्टेप्स की कोई कॉस्ट होगी ना परफॉर्मेंस पे। ठीक है। एक बंदा एक फ्लो में एक पैकेट यहाँ से वहां जा रहा है, दूसरे फ्लो में ये है कि हम उसको इंक्रिप्ट करते हैं, दूसरे एंड पे उसको वापस डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस अचीव कर ली, और सॉरी सिक्योरिटी अचीव कर ली, परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिया। अच्छा, अब परफॉर्मेंस हमें चाहिए ही चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए अगर हमारे पास ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक सर्वर से हम उसको 2 सर्वर पर कर देंगे। इस तरीके से परफॉर्मेंस तो अचीव हो जाएगी, लेकिन क्या इशू आएगा, मेंटेनेबिलिटी का, कॉस्ट का। चलो कॉस्ट तो ठीक है, मेंटेनेबिलिटी का। पहले एक सर्वर को मैनेज कर रहे थे, अब 2 सर्वर्स को। अब डेटा पहले एक जगह पे पड़ा था, अब 2 जगह पे। अब सिक्योरिटी के लिए भी पहले एक जगह पे हमारा फोकस था, अब 2 सर्वर्स पे हम उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। तो परफॉर्मेंस अचीव कर ली, लेकिन दूसरी जगह पे हमने क्या किया, कंप्रोमाइज किया। तो हर क्वालिटी एट्रीब्यूट का दूसरे क्वालिटी एट्रीब्यूट के साथ समहाउ कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई उसका उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। अभी देखें, इसको हम एग्जांपल्स के साथ करते हैं। ठीक है। पहले तो अच्छा, एक तो आपके पास ये है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स देखते हैं। ठीक है। जो कुछ लोगों ने हमें क्वालिटी के मॉडल्स दिए, एक ये जो आपका मैकाल जो है, उसने एक क्वालिटी का मॉडल दिया। ये क्वालिटी में आप क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में आप क्या क्या चीजें देखें। ठीक है। डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की उसने बात की, और उसने इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है। वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं उसको जरा हम देखते हैं। वो 3 ग्रुप्स हैं, प्रोडक्ट ऑपरेशंस, प्रोडक्ट ट्रांजिशन एंड प्रोडक्ट रिवीजन। प्रोडक्ट से यहाँ पे हमारा मतलब सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो कहता है कि आप इन 3 कैटेगरीज बनाई, उन 3 कैटेगरीज में सब फिर कैटेगरीज में आपको फर्दर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड उसने क्या कहा, इधर देखें, प्रोडक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड उसने ये कहा कि आप क्या क्या देखें, आप ये चीज देखें, करेक्टनेस। ठीक है। करेक्टनेस मीन डज इट डू व्हाट आई वांट। ठीक है। जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही ये आउटपुट दे रहा है, वैसा ही ये काम कर रहा है। ठीक है। नंबर 2, रिलायबिलिटी। लाइबिलिटी का ये क्या मतलब है कि डज इट डू इट एक्यूरेटली ऑल द टाइम। मतलब ये है कि ये कितना रिलायबल है, हम इस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप देखो जीमेल को देखो, या फेसबुक को देखो, या यूट्यूब को, कभी वो डाउन हुए, अगर हुए भी है तो कितनी देर के लिए हुए। ठीक है। या व्हाट्सएप को देखो। ठीक है। तो ये जितने भी हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं अब तक, ठीक है, बहुत रेयर ही कम ऐसे कोई केसेस होंगे कभी ये सर्विसेज डाउन होंगी। कभी डाउन हुई है? अगर हुई है लेकिन इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं हो रही ना। ठीक है। अगर इतनी ज्यादा होती तो हम यूज ही ना करते। अगर आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं है ना, तो आपका कस्टमर उसको यूज ही नहीं करेगा। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हर हफ्ते में एक बार मसले आ जाते हैं, तो हमारा दिन तो यार ये कि इस पे तो अक्सर मसले आते हैं। ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी, रिलायबिलिटी को अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशंस, ठीक है, कि हाँ एटीएम में मसले आते हैं, अक्सर अक्सर डाउन होता है, ठीक है, तो हम हमारे कमेंट्स उसके बारे में क्या होते हैं, हमारा ये तो हर वक्त ऐसे ही होता है, ये ऐसा ही है, फजूल सिस्टम है और यही करते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये रिलायबिलिटी का इसका इशू है, ठीक है, किस वजह से आते हैं मसले वो एक अलग एक बहस है, लेकिन रिलायबिलिटी ये चीज है आपकी कि हम इस पे कितना रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी को हमने अश्योर करना है, तो हम ये चीजें देखेंगे। देखो ये तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बहुत है, लेकिन हम इसमें जो मेन है, मेन तो नहीं, जो मुझे लगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, ये 4 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे हम डिटेल से बात करेंगे जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे होंगे उस वक्त, ठीक है, आर्किटेक्चर, और उसके बाद हम इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को वहाँ पे हम बात करेंगे। ये बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूजिबिलिटी भी की यूजर इंटरफेस कैसा है, इंटेग्रिटी मीन्स सिक्योरिटी, ठीक है, एफिशिएंसी मीन्स उसकी परफॉर्मेंस वाइज कैसा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड आपके पास उसने ये ग्रुप बनाया कि आप इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को देखो, ठीक है। प्रोडक्ट रिवीजन के हवाले से, ठीक है, प्रोडक्ट रिवीजन से मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास मेंटेनेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो अब मेंटेनेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अक्सर जगह पे आपको इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ ज्यादा ही डिफाइन कर दिया, मेंटेनेबिलिटी को अलग से कर दिया, कैन आई फिक्स इट, और फ्लेक्सिबिलिटी को इस तरह से कह रहा है कैन आई चेंज इट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चेंज मतलब एक चीज को निकाल के दूसरी चीज लगा, कंपोनेंट ए को निकाल के कंपोनेंट बी लगा देना, और जो कंपोनेंट मेंटेनेबिलिटी को कह रहा है कैन आई फिक्स इट, जो सेम कंपोनेंट है उसी में मैं कुछ चेंजेस कर लूं, तो इन इस तरह से उसने इसको डिफरेंशिएट किया। और टेस्टेबिलिटी का मतलब कैन आई टेस्ट इट, ठीक है, तो कैन आई टेस्ट इट से क्या मतलब, ठीक है, देखो जितना कॉम्प्लेक्स आपका कोड होगा उतना ज्यादा उसको टेस्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, हम ये चीज पढ़ेंगे भी, एक चीज है अभी आप सिर्फ नोट करो, आगे हम इसको पढ़ेंगे टेस्टिंग में, इसे कहते हैं साइक्लोमेटिकल कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। साइक्लोमेटिकल कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि हम कोड में देखते हैं कि कोड में कितनी कम्प्लेक्सिटी है, साइकिल्स कितने बन रहे हैं, तो जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतने ज्यादा साइकिल्स बनेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा कोड को टेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा लूप्स लगेंगे उतने ज्यादा हम फिर उस पर टेस्ट केसेस देखेंगे, तो ये चीज हम टेस्टिंग की फेज में पढ़ेंगे, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ CFG से कहते हैं, ठीक है। और टेस्टिंग में शायद हमें वो थोड़ा ऑटोमेटा को भी बीच में लाना पड़े, जो आपको बहुत पसंद भी है, ठीक है। तो देखेंगे अगर उसकी जरूरत हुई, पहले तो कोशिश करेंगे कि वो फ्रेम JUnit को डिटेल से करें, और अगर टाइम हुआ तो ये कुछ चीजें हैं टेस्टिंग में जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं ना, ये इन मॉडल से टेस्ट केसेस बनाते हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे अगर टाइम हुआ, लेकिन JUnit तो करेंगे। अच्छा बस एंड 2-3-4 स्लाइड्स है, प्रोडक्ट रिवीजन सिर्फ 3-4 स्लाइड्स हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, आसान चीज है, उसको छोटे लेक्चर में निकाल, आसान चीज है, उसको मत करें, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट रिवीजन से रिलेटेड कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और इंटरऑपरेटिबिलिटी, ठीक है। पोर्टेबिलिटी का आपको बता दिया है, रीयूजेबिलिटी का जरा देख लें, रीयूजेबिलिटी क्या चीज है और इसको हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से मेरे पास ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि कंपोनेंट 1 जो है वो कंपोनेंट 2 पे भी डिपेंडेंट है, कंपोनेंट 1 जो है वो कंपोनेंट 3 पे भी डिपेंडेंट है, और कंपोनेंट 4 जो है वो कंपोनेंट 1 जो है 4 पे भी डिपेंडेंट है। तो अब ये डिजाइन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हाँ ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, एक जनरल वर्ड कॉम्प्लेक्स का ये है कि डिफिकल्ट, मुश्किल हम कहते हैं। सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी को हम जब देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स है ना, इनका आपस में जो इंटरेक्शन है ना, कॉम्प्लेक्सिटी को हम इस तरह से देखते हैं। तो अब ये जो इंटरेक्शन है ना, ये कंपोनेंट 1 के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये बहुत हाईली कपल्ड एक सिस्टम है जिसमें कपलिंग ज्यादा है। तो अब अगर कंपोनेंट 1 को मैंने कहीं पे रीयूज करना है, क्या मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कंपोनेंट 1 को आधी से ज्यादा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करने के लिए वो या तो कंपोनेंट 2 से कुछ वो ले रहा है सर्विस, या कंपोनेंट 3 से या कंपोनेंट 4 से, लेकिन कंपोनेंट 2 और 4 को देखो, उस पे तो कंपोनेंट डिपेंडेंट है लेकिन वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस कंपोनेंट 2 या 4 को हम दूसरे एंड पे भी यूज कर सकते हैं।
तो इससे ये पता चला कि जब कम्प्लेक्सिटी कम होगी, कपलिंग कम होगी, तो रियूजिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला क्या था? अच्छा, इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि विल आई बी एबल टू इंटरफेस इट विथ अनदर मशीन सॉफ्टवेयर। मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि दो मशीन आप इसमें के या दो कंपोनेंट्स जो डिफरेंट मशीन्स पे डिपेंड, आप इसमें कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या दो कंपोनेंट्स जो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बने हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाँ, एपीआई के थ्रू आपके पास लेट्स से एक एप्लीकेशन है जो पीएचपी वगैरह में हमने बनाई, मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपके पास एंड्रॉइड वगैरह जावा में बनी या फ्लटर में। ठीक है, दोनों के दौरान कम्युनिकेशन कैसे कराते, डेटा एक्सचेंज कैसे कराएंगे, एक्सएमएल को यूज कर लेंगे या जेसन को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये जेसन एक्सएमएल ऐसी चीजें हैं, ऐसे फॉर्मेट्स हैं कि जो दोनों जावा भी समझती है, पीएचपी भी समझती है, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान हम कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। तो अब जब ये फीचर आएगा तो हम कह सकते हैं कि नाउ आवर सिस्टम इज इंटर ऑपरेटेबल। ठीक है, ऑपरेबल, ऑपरेटेबल नहीं, इंटर ऑपरेबल। ठीक है, अच्छा बस ये लास्ट है, 2 स्लाइड्स है, इसमें खत्म करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, सिंपल सी है। देखो ये जो ये मॉडल है पेरिस मॉडल, ठीक है, इसने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में कहा कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का दूसरे एट्रीब्यूट्स पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उनका कोई रिलेशनशिप है, या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, या इनवर्स है, या न्यूट्रल है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि एक चीज जब बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इनवर्स का ये है कि एक चीज जब ज्यादा होगी दूसरी चीज कम होगी, वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। और न्यूट्रल मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखो ये उसने इसमें बता दिया। ठीक है, हम इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। अब आप मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है ये किस हद तक ठीक है। और ये पहला तो लिखा हुआ है इंटेग्रिटी वर्सेस एफिशिएंसी, तो ये वही है सिक्योरिटी वर्सेस परफॉर्मेंस, इस पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, कि परफॉर्मेंस बढ़ानी है या सिक्योरिटी बढ़ानी है तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, बैलेंस करना हमारा काम है कि हमें कौन सा एट्रीब्यूट ज्यादा चाहिए। अच्छा, यूजिबिलिटी वर्सेस एफिशिएंसी, इनवर्स रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब हुआ? नीचे लिख भी लिया है, उसको पढ़ के आप समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। कहता है इंप्रूवमेंट ऑफ एचसीआई, एचसीआई मींस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ठीक है, विल नीड मोर कोड एंड डेटा, हेंस द सिस्टम विल बी लेस एफिशिएंट। इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे ये बात ठीक है? सिस्टम को बहुत अच्छा यूजेबल बनाने के लिए, ठीक है, कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा डिजाइन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जब कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस टर्म्स में इसको कह रहा है कि जितना ज्यादा, जिस लेट्स से 1000 लाइन ऑफ कोड को कंपाइल करने में या उसको रन होने में 1 सेकंड लगता है, तो 2000 को ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको इसमें देखेंगे। अभी पिछली क्लास में मैं यही चीज बता रहा था, तो वहां पे क्वेश्चन रेज किया बच्चे ने कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास सर्वर्स और मशीन्स फास्ट है, अच्छे वो हो। ठीक है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? क्या चीज? बजट कम हो सकता है जैसे अभी पहले। हाँ, तो मैंने उसको आंसर ऐसे किया कि आप जब एल्गोरिथम एनालिसिस अभी पढ़ रहे हो या पढ़ा होगा, तो उसमें लेट्स से मैंने उसको यही एग्जांपल दी जो यहाँ पे मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि उधर डिस्कस किया था, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आ जाए। एक आपका रनिंग टाइम आया ऑर्डर एन स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम किसी दूसरे ने सॉल्व की, तो उससे जो आपके पास आया एन क्यूब आ गया, तो कौन सा बेटर है? एन स्क्वायर बेटर है। तो मैंने भी उसको ये कहा कि क्या फर्क पड़ता है, एन क्यूब अगर मशीन अच्छी है, फास्ट है, तो एन क्यूब को चला लेंगे। ठीक है, तो ये उसके शायद बराबर हो जाए। तो हम इस माइंडसेट से नहीं सोचते कि इसको हम अच्छी मशीन पे चलाएंगे या इसको अच्छी मशीन पे नहीं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे भी वही चीज है आपके पास कि हमने ये नहीं कहना कि भाई लेस कोड, अगर ज्यादा कोड लिखेंगे इंटरफेस के लिए तो साइज ज्यादा बढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है, मेमोरीज तो बहुत है, लेकिन ये अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए। इसकी देखो मैं आपको एक और एग्जांपल भी मैंने दी थी, अभी मुझे याद आ गई। 1 मिली सेकेंड है, इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा अभी अभी बताओ है, अभी आप लोग कह रहे, लेकिन शायद कुछ कहते हैं कि नहीं। एक अब मैं आपको कहता हूँ, एक प्रोग्राम किसी ने डिजाइन किया, वो 1.1 सेकंड में चलता है। ठीक है, 1.1 सेकंड में चलता है, और दूसरा उसी तरह का सेम प्रोग्राम किसी दूसरे बंदे ने बनाया और वो चलता है 1.2 सेकंड में। ठीक है, या 2 तो बहुत है, ऐसे हम कह लेते चलो 1.4 का फर्क है, माइनर सा फर्क है, इतना फर्क नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन और साथ में ये कंडीशन लगाता हूं कि ये जो 0.4 का डिफरेंस है, ठीक है, और ये डिफरेंस आ रहा है लेट्स से जिस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है उसमें हम कहते हैं 1000 रिकॉर्ड्स है।
ठीक है, तो 1000 रिकॉर्ड्स पे इतना है, ठीक है। अब डेटा जितना जितना बढ़ जाएगा, ये टाइम भी उतना उतना क्या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन हम और ये लगा देते हैं कि ये 1.1 और 4 में 3 उसका डिफरेंस है, ठीक है। तो जितना ज्यादा डेटा बढ़ता जाएगा, ये टाइम भी उतना ज्यादा क्या बढ़ता जाएगा। तो वो जो 1 मिली सेकेंड जिसको हम इग्नोर करते हैं ना, तो एक सर्टन एक स्टेज आता है जहाँ पे ये जो मिली सेकेंड है ना, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसका बताने का ये सिर्फ मकसद था। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी वर्सेस एफिशिएंसी, ठीक है। इसका भी इनवर्स, और लिखा क्या है, लिखा ये है कि कॉम्पैक्ट एंड ऑप्टिमाइज कोड, ठीक है। कॉम्पैक्ट एंड कॉम्पैक्ट एंड ऑप्टिमाइज कोड इज नॉट इजी टू मेंटेन एंड टेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ जी, कोई? सर ऑप्टिमाइज कोड कॉपी करना मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता। हाँ, इस तरह से है कि हम लेट से कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ठीक है, या कोई लाइब्रेरीज यूज करते हैं, ठीक है। उसमें जैसे हम एक फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, और हमारा काम लेट से हो जाता है। लेकिन लेट से वो फंक्शन जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं, हमें उसमें कोई चेंजेस करनी पड़ जाए। तो अपने कोड में तो चेंजेस करना आसान होती है, लेकिन जो लिखा हुआ है किसी और का, उसमें चेंजेस करना मुश्किल होती है। तो उस टर्म्स में इसको ये कहा गया कि कोड कॉम्पैक्ट और वो बस लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रीयूजेबिलिटी वर्सेस इंटेग्रिटी, ठीक है। और रीयूजेबिलिटी वर्सेस मेंटेनेबिलिटी डायरेक्ट रिलेशनशिप की, अगर जितना ज्यादा रीयूजेबल होगा उतना ज्यादा मेंटेनेबल होगा। अच्छा, करेक्टनेस वर्सेस, बस खत्म करते हैं, एफिशिएंसी, न्यूट्रल, क्या मतलब, क्या चीज? अच्छा, बस खत्म हो गया। इसके बाद वो स्लाइड आ रही है जो आप जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट थिंग, करेक्टनेस वर्सेस एफिशिएंसी के आगे न्यूट्रल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी ये बात ठीक है, करेक्टनेस और एफिशिएंसी का कोई लिंक है? कैसे नहीं है? तो ये तो लिंक है ना, जितना करेक्ट होगा उतना एफिशिएंट होगा। यहाँ पे तो न्यूट्रल लिखा हुआ है। नहीं, न्यूट्रल का मतलब है एक दूसरे पे इनका फर्क पड़ता ही नहीं, इम्पैक्ट है ही नहीं। सॉफ्टवेयर करेक्ट है आपका, इट डजंट मीन कि ये एफिशिएंट है। और एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि ये करेक्ट है। फास्ट चल रहा है, लेकिन क्या जो मैं चाहता उस तरह चल रहा है कि नहीं, जो फंक्शनलिटी चाहिए थी करेक्ट है, तो एफिशिएंट है कि नहीं, तो ठीक है, इसको जरा देख लेना, ठीक है। और